देश के अलग अलग हिस्सों में कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के झांसी से भी डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक पिटबुल कुत्ते ने एक महिला को बुरी तरह नोच डाला। उस पिटबुल ने उनके हाथ को अपने जबड़े में इतनी जोर से दबा दिया कि कई लोग मिलकर भी उन्हें छुड़ा नहीं पाए। वो महिला किसी काम से अपनी पड़ोसी के घर गई। इस दौरान वो उनके मकान के गेट के बाहर खड़े होकर उनसे बातचीत कर रही थी। तभी उनके मकान में मौजूद उस पिटबुल कुत्ते की नजर उन पर पड़ गई। इसके बाद उसने जोर से गेट को धक्का मारा और महिला पर झपट्टा मार दिया। ये देखते ही उस कुत्ते की मालकिन दौड़कर बाहर आ गई और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए अपने कुत्ते को काबू पर कर पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद उनकी चीख पुकार सुनकर कई लोग वहां आ गए। उन्होंने भी कुत्ते के जबड़े से महिला का हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कुत्ता करीब 5 मिनट तक उन्हें नोचता रहा। इसके बाद किसी तरह उन्हें बचाया गया। पिटबुल के हमले में महिला को बचाने में जुटी उनकी बेटी और उस कॉलोनी का एक लड़का भी घायल हो गया, क्योंकि उस कुत्ते ने उनके हाथ को कसकर अपने जबड़े में दबा लिया। इससे पहले वो महिला उस पिटबुल से बचने के लिए दौड़ती नजर आई। उनके पीछे पीछे उस पिटबुल की मालकिन भी दौड़ रही थी, लेकिन वो भी उसे नहीं पकड़ पाई। तभी उसने उन्हें धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और उनका दाहिना हाथ अपने जबड़े में दबा लिया। इस दौरान वहां मौजूद उसकी मालकिन उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती दिखाई दी, लेकिन उस कुत्ते ने उनका हाथ अपने जबड़े में दबाकर उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। उनकी चीखने की आवाज सुनकर उनकी बेटी बाहर आ गई। उसने भी अपनी मां को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाई। थोड़ी देर बाद उन्होंने किसी तरह उनका हाथ उस पिटबुल से छुड़वा लिया, लेकिन अगले ही पल उसने दोबारा उन पर हमला कर दिया। इस बार उसने उनके पैर को नोच डाला। ये देखकर वहां मौजूद लोग फिर से उन्हें छुड़वाने में लग गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। वो कुत्ता करीब 5 मिनट तक उन्हें नोचता रहा। इसके बाद किसी तरह उसकी मालकिन ने उस पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक वो भी पिटबुल के इस हमले में घायल हो गई। उधर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप पर हुए विवाद के बाद एक और सोसाइटी पर वैसा ही विवाद शुरू हो गया। इस बार मुंबई के नजदीक ठाणे के मीरा रोड इलाके में बन रही एक सोसाइटी हिल गैलेक्सी फेज 2 पर विवाद हुआ। वहां भी रायगढ़ की तरह ऐसी सोसाइटी बनाए जाने की खबर आई, जहां सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही घरों की बिक्री की जानी है। मतलब यह कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के अलावा हिंदू समुदाय या फिर दूसरे धर्म के लोग वहां घर नहीं खरीद पाएंगे। बाकायदा हाउसिंग सोसाइटी के विज्ञापन के लिए वहां एक बड़ी सी होर्डिंग भी लगाई गई। उस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की तस्वीरों के साथ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जिक्र किया गया। होर्डिंग पर यह बताया गया कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मस्जिद भी बनाई जाएगी। इसका पता चलने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कई कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस में हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बनाई जा रही हाउसिंग सोसाइटी का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की हाउसिंग सोसाइटी संविधान के बराबरी और भेदभाव नहीं करने के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने यह ऐलान किया कि वो किसी भी कीमत पर इस तरह की हाउसिंग सोसाइटी वहां नहीं बनने देंगे। इसका पता चलने के बाद बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। हलाल लाइफस्टाइल वाले टाउनशिप ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें खासतौर पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। इसका मकसद मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ऐसा वातावरण देना है जहां इस्लामी कानून, खान पान और अन्य धार्मिक परंपराओं का पालन आसानी से किया जा सके। वहां सिर्फ वही लोग घर खरीद सकते हैं जो इस्लाम धर्म के मुताबिक जीवन जीते हैं और धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं। और दावा किया गया कि ठाणे के मीरा रोड इलाके में भी हिल गैलेक्सी फेज 2 नाम से हलाल लाइफस्टाइल वाली हाउसिंग सोसाइटी बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इस हाउसिंग सोसाइटी को सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कई कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस में हंगामा कर दिया। कुछ लोग वहां काम करने वाली महिलाओं से उलझ गए। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बनाई जा रही हाउसिंग सोसाइटी का विरोध किया। ये बिल्डर जो अपनी मनमानी कर रहा है सिर्फ अपने धर्म को आकर्षित करने के लिए, ये काफी गलत बात है। ये व्यवसाय जो वो कर रहे हैं वो सारे जाति के लिए, सारे धर्मों के लिए खुला होना चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी के बारे में मुस्लिम समुदाय को जानकारी देने के लिए वहां एक बड़ी होर्डिंग लगाई गई। उस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की तस्वीरों के साथ हाउसिंग सोसाइटी में मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र किया गया। होर्डिंग में यह भी बताया गया कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मस्जिद भी बनाई जाएगी। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद होर्डिंग हटा ली गई। जो लोग विरोध कर रहे थे, आसपास के जो लोग विरोध कर रहे थे कि इस तरह की एडवर्टीजमेंट गलत है, उस एडवर्टीजमेंट के बाद अब यहाँ के जो पोस्टर्स हैं उसको हटा दिया गया है। इस मामले में बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर एक्शन लेने की मांग की।
हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। इसका मकसद मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ऐसा वातावरण देना है जहां इस्लामी कानून, खान पान और अन्य धार्मिक परंपराओं का पालन आसानी से किया जा सके। और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बसाने की तैयारी शुरू की गई जिसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही प्लॉट खरीद सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इस हाउसिंग सोसाइटी में हिंदू समुदाय के अलावा दूसरे समुदायों के लोग भी प्लॉट नहीं खरीद पाएंगे, यानी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही वहां मकान बनवा सकेंगे। यही नहीं, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने तो वहां अपने मकान बनवाने भी शुरू कर दिए। मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से बन रही इस हाउसिंग सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए जो विज्ञापन दिया गया उसमें सड़कें और पार्क समेत दूसरी सुविधाओं के साथ ही एक मस्जिद भी दिखाई गई। इससे पहले मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी इसी तरह की हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण का मामला सामने आया था। दावा किया गया था कि सुकून एम्पायर नाम की उस हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही घर खरीद पाएंगे। और इसी तरह की शर्त उत्तर प्रदेश के मेरठ में बन रही एक हाउसिंग सोसाइटी में भी रखी गई, यानी वहां भी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही घर खरीद पाएंगे। जानकारी के मुताबिक अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम की इस हाउसिंग सोसाइटी में हिंदू समुदाय के लोग प्लॉट नहीं खरीद सकेंगे, वहां उन्हीं लोगों को प्लॉट बेचे जाएंगे जो मुस्लिम समुदाय से हैं। इस सोसाइटी के लिए जो विज्ञापन दिया गया उसमें सड़कें और पार्क समेत कई दूसरी सुविधाओं के अलावा एक मस्जिद भी दिखाई गई। 78 प्लॉट बसाए गए हैं और जिनमें एक मस्जिद भी बनाई गई है जिससे यहाँ पर और सिर्फ मुस्लिमों को ही मकान दिया जा सके। यही नहीं, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने तो वहाँ अपने मकान बनवाने भी शुरू कर दिए। ये पूरी मुस्लिम कॉलोनी है और यहाँ जो कॉलोनी के ओनर हैं वो महेंद्र नाथ लाला जी हैं, वो यहाँ पर उन्हीं की रेख देख में कॉलोनी डेवलप हो रही है। जानकारी के मुताबिक इस हाउसिंग सोसाइटी को बनवाने वाले बिल्डर हिंदू समुदाय के हैं। मेरठ से पहले मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी इसी तरह की एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण का मामला सामने आया था। वहां सुकून एम्पायर नाम से हाउसिंग सोसाइटी बनाने की प्लानिंग की गई, लेकिन इसके लिए जो प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया उसमें ये संकेत दिए गए कि यह हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ही बनाई गई है। हालांकि विज्ञापन में किसी भी समुदाय विशेष का जिक्र नहीं किया गया था। उधर मध्य प्रदेश के सागर जिले में ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान विवादास्पद नारे लगाए जाने का आरोप लगाया गया। सागर में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत भी की और इससे जुड़ा एक वीडियो भी पुलिस को सौंपा। वहां सागर शहर के बीचों बीच 3 बत्ती तिराहे के पास मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों ने बाइक रैली के बाद नारेबाजी की। आरोप लगाया गया कि उस दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों की तरफ से दिए गए वीडियो की जांच के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस ने बताया कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। कुछ लड़के मोटरसाइकिलों से भी वहां पहुंचे। पुलिस के मुताबिक उन लड़कों ने बाइक रैली निकाली और इसके बाद वहां के 3 बत्ती तिराहे पर इकट्ठा हुए और वहां नारेबाजी की। धार्मिक नारों के बीच रैली में शामिल लोगों पर विवादास्पद नारे लगाने का आरोप लगाया गया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर सागर में मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने बाइक रैली निकाली। ये रैली राहतगढ़ बस स्टैंड से शुरू हुई और बस स्टैंड, बड़ा बाजार, परकोटा होते हुए कटरा बाजार में 3 बत्ती तिराहे पर पहुंची। चौराहे पर पहुंचने के बाद आरोप लगाया गया कि बाइक रैली में शामिल कुछ लड़कों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। लेकिन इस नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद तनाव बढ़ गया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। ये नारा प्रशासन के मुंह पर और सेकुलर हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है कि जो घटनाएं सागर में नहीं होती थी अब उनकी शुरुआत सागर में हो चुकी है। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने कोतवाली थाने में पहुंचकर नारेबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने नारेबाजी के वीडियो की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जांच कर रहे हैं और जांच के आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से संयम बरतने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, क्योंकि ईद मिलादुन नबी के मौके पर हुई विवादास्पद नारेबाजी के बाद सागर शहर में तनाव बढ़ गया। उधर यूपी के बाराबंकी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज करने के मामले में आईजी प्रवीण कुमार की रिपोर्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। इस मामले में पहले एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया था। दिल्ली पुलिस ने मोहित प्रियदर्शी नाम के एक पायलट को महिलाओं और लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मोहित वीडियो बनाने के लिए अपने साथ एक स्पाई कैमरा लेकर चलता था। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उत्तर
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अंधविश्वास के चक्कर में एक व्यक्ति पर एक महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुलाब खरवार ने महिला की बेटी पर भूत प्रेत का साया होने का दावा किया। इसी बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुलाब खरवार ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अभियुक्त गुलाब खरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में उस वक्त बवाल हो गया जब ईद मिलाद उन नबी के मौके पर हजरत बल दरगाह में लगे शिलापट्ट पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की आकृति को भीड़ ने तोड़ दिया। इस घटना के दौरान दरगाह के अंदर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी शिलापट्ट पर उकेरे गए अशोक स्तंभ को पत्थर मारकर तोड़ रहे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। और तो और वहां मौजूद लोगों ने वहां जमकर नारेबाजी भी की। उन लोगों की तरफ से दावा किया गया कि आकृतियां गढ़ना इस्लामी रिवाजों के खिलाफ है और इसी वजह से अशोक स्तंभ को शिलापट्ट से हटा दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि उसी शिलापट्ट पर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की आकृति भी उकेरी गई थी, उसे नहीं तोड़ा गया। इस घटना के बाद पूरे श्रीनगर में हंगामा खड़ा हो गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शां अंद्राबी ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनके मुताबिक इस घटना की वजह से हजरत बल दरगाह की गरिमा को नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक कुछ रोज पहले ही दरगाह की मरम्मत के दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से शिलापट्ट लगवाया गया था। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शां अंद्राबी ने उसका उद्घाटन किया था और इसी वजह से उनका नाम भी शिलापट्ट पर लिखा गया था। इसके अलावा शिलापट्ट के एक कोने में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और दूसरे कोने में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की आकृति उकेरी गई थी। लेकिन ईद मिलाद उन नबी के मौके पर हजरत बल दरगाह में जमा हुए लोगों ने शिलापट्ट पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की आकृति को पत्थर मार मार कर तोड़ दिया। इस घटना के दौरान वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। भीड़ में शामिल एक आदमी पत्थर लेकर शिलापट्ट पर बने अशोक स्तंभ की आकृति पर बिना रुके वार करता दिखाई दिया। उसके थकने के बाद इसी तरह दूसरा आदमी भी पत्थर से अशोक स्तंभ को शिलापट्ट से हटाने में जुट गया, लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शां अंद्राबी के मुताबिक कुछ रोज पहले ही दरगाह के नवीनीकरण के दौरान शिलापट्ट लगवाया गया था। उस पर दरख्शां अंद्राबी का नाम भी लिखा नजर आया। दावा किया गया कि शिलापट्ट लगाने के वक्त भी अशोक स्तंभ को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई थी। हजरत बल दरगाह में हुई इस घटना का पता चलने के बाद दरख्शां अंद्राबी भड़क गईं। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जिन्होंने भी ये हरकत की अभी दरगाह शरीफ में, उनको सबों को PSA लगे, उनको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि तोड़फोड़ करने वाले लोगों ने दावा किया कि आकृतियां गढ़ना इस्लामी रिवाज के खिलाफ है और इसी वजह से शिलापट्ट से अशोक स्तंभ की आकृति हटा दी गई थी। उधर देश के अलग अलग इलाकों में जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने से जुड़ी खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के देवरिया से भी इसी तरह का चौंका देने वाला मामला सामने आया। वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली लड़की ने आरोप लगाया कि उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। लड़की के मुताबिक उसके अश्लील वीडियो भी बनाए गए और उन वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया। यही नहीं, पीड़ित ने बताया कि उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली सभी लड़कियों को पैसे देने और विदेशों में लग्जरी लाइफ जीने का लालच देकर बहलाया फुसलाया जाता है। लड़की का दावा है कि जबरन धर्म बदलवाने के इस खेल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक उस्मान गनी के अलावा उनकी पत्नी और साला भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, उसने तो यहां तक दावा किया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल पर अलग से 2 कमरे बनाए गए हैं जहां लड़कियों का जबरन लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। आरोप है कि वहां काम करने वाली लड़कियों पर दबाव बनाया जाता है कि वो बाहर से आने वाले व्यापारियों से भी संबंध बनाएं। उस लड़की के मुताबिक लगातार परेशान किए जाने की वजह से उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन बाद में उसने इस पूरे मामले की शिकायत जिले के SP से की। SP ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन दुष्कर्म और धर्मांतरण के इन आरोपों ने सनसनी मचा दी। देवरिया में SS मॉल और EG मार्ट नाम के शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों के मालिक उस्मान गनी पर गंभीर आरोप लगाए गए। EG मार्ट में काम कर चुकी लड़की ने SP से शिकायत की कि उस्मान गनी और उनके साले गौहर अंसारी ने उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया, जिस पे मैंने मना कर दिया। फिर मेरे साथ जबरदस्ती किए लो उस्मान गनी और गौहर अंसारी और मेरा फोटोज वीडियो ले लिए लो। उसके बाद से हमको लगे लो ब्लैकमेल करने। लड़की के मुताबिक उन दोनों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली लड़कियों को पैसों का लालच देकर फंसाया जाता है। आरोप है कि झांसे में लेकर उनका यौन शोषण किया जाता है और फिर उसका वीडियो बनाकर उन्हें डराया धमकाया जाता है। लड़की के मुताबिक उस्मान गनी की पत्नी तरन्नुम भी इस गंदे खेल में शामिल है।
वो भी बहुत फोर्स करती हैं और लग्जरी जीवन जीने का वो दिखाती हैं सपना, और कहती हैं हम लोग का धर्म बहुत अच्छा है, हम लोग के धर्म में आ जाओ लोग। इतना ही नहीं, शिकायत करने वाली लड़की का दावा है कि उन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बाहर से आने वाले व्यापारियों के लिए भी लड़कियों का इंतजाम किया जाता है। उनके ठहरने का जगह मॉल में ही रहता है और लड़कियों को फोर्स करके वो लोग व्यापारियों के पास भी भेजते। लड़की का आरोप है कि थाने में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए उसने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। और इस सब के बीच राजस्थान के अलवर में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली एक संस्था पर आरोप लगा कि उसने जबरन कई नाबालिगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। इस मामले की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक वो संस्था एक हॉस्टल चला रही थी। उस हॉस्टल में करीब 50 बच्चे थे। आरोप लगाया गया कि उन बच्चों को पढ़ाई के बहाने वहां लाया गया था, लेकिन वहां ईसाई धर्म की अच्छाइयां बताकर उनका ब्रेन वॉश किया गया और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। इसका पता चलते ही पुलिस उस हॉस्टल में छापेमारी करने पहुंच गई और हॉस्टल को चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के वहां आते ही उस हॉस्टल की देखरेख करने वाली एक महिला ने उन बच्चों को वहां से भगाने की कोशिश की ताकि वो उनके खिलाफ गवाही न दे सकें, लेकिन उन लोगों ने वहां पहुंचकर उन बच्चों को रोक लिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ये लोग इधर, और देखो ये बच्चों को कुदा कुदा के भगा रहे हैं। उस हॉस्टल की बालकनी में कुछ बच्चे खड़े नजर आए। वो वहां से कूदने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वहां पहुंचे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने उन बच्चों को कूदने से मना कर दिया और इस सबका वीडियो बना लिया। इस दौरान उस हॉस्टल में एक महिला भी खड़ी नजर आई। ऊपर से मत कूदो, लग जाएगी, बैठे रहो, आराम से रहो, आराम से बैठ जाओ, तुम्हारी खैर नहीं है, बच्चों को भगा रहे हो। दावा किया गया कि वो महिला उस हॉस्टल की देखरेख करती थी और उन्होंने पुलिस के वहां आते ही उन बच्चों को उस हॉस्टल के पीछे वाले रास्ते से भगाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद हंगामा करने वाले वो लोग उस हॉस्टल के अंदर पहुंच गए। वहां उन्होंने उन बच्चों से बात की। इसके बाद उन्होंने उस हॉस्टल के संचालकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने पढ़ाई के बहाने बच्चों को बुलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया। वो दिल्ली से आए हुए हैं, इनको यहाँ पढ़ाई के लिए बुलाया था और बाइबल पढ़ा के इनको धर्म परिवर्तन। पुलिस के मुताबिक ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली उस संस्था ने जानबूझकर कम उम्र वाले गरीब बच्चों को निशाना बनाया। कम एज के बच्चों को, जो गरीब समाज के, गरीब SC/ST के और जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको अपने पास हॉस्टल में रखते थे। लगभग 50 के आसपास बच्चे हॉस्टल में थे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके बाकी साथियों की तलाश में जुट गई। उधर लखनऊ में गिरफ्तार फर्जी IAS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गईं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार फर्जी IAS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ एक और FIR दर्ज कर ली गई। ये FIR उस कंपनी की तरफ से दर्ज करवाई गई जहां सौरभ त्रिपाठी काम करता था। पुलिस ने सौरभ के पास से 7 महंगी गाड़ियां पकड़ी थी, जिन पर लाल और नीली बत्तियां लगी थी। पुलिस के मुताबिक सौरभ खुद को भारत सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी बताता था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गायों की तस्करी करने के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक मेहताब नाम का आरोपी अपने 2 साथियों के साथ गायों की तस्करी कर रहा था। हालांकि मुठभेड़ के दौरान उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों द्वारा कुछ समय पूर्व थाना बहादुरगढ़ की एक प्रोकशी की घटना को कारित करना स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा का ऐलान किया। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी शिक्षकों को कैशलेस इलाज का फायदा मिलेगा। बताया गया इस योजना का लाभ 9 लाख परिवार उठा पाएंगे। इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। पंजाब के अमृतसर में BSF ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। BSF ने उनसे हथियारों के साथ जिंदा कारतूस और 3 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त करने का भी दावा किया। ये कार्रवाई भारत और पाकिस्तान सीमा के नजदीक की गई। उधर महाराष्ट्र के सोलापुर में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर आरोप लगा कि उन्होंने अंजना कृष्णा नाम की IPS अधिकारी को अवैध खनन पर एक्शन लेने से रोकने के लिए फोन पर धमकाया और जमकर फटकार लगाई। घटना 31 अगस्त की बताई गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधिकारी अंजना कृष्णा को सोलापुर जिले की माढ़ा तहसील में अवैध खनन की शिकायत मिली थी। उसका पता चलने के बाद वो तुरंत अपनी टीम के साथ सादे कपड़ों में वहां पहुंच गईं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अवैध खनन को रोक दिया। दावा किया गया कि उसी दौरान NCP अजीत पवार गुट के कार्यकर्ता ने डिप्टी CM अजीत पवार को फोन कर दिया। इसके बाद अजीत पवार ने पार्टी के कार्यकर्ता के फोन से ही पुलिस अधिकारी से स्पीकर पर बात की। इस दौरान वहां अजीत पवार की पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
दावा किया गया कि फोन पर अजीत पवार ने पुलिस अधिकारी अंजना कृष्णा से अवैध खनन पर कार्रवाई रोकने के लिए कहा था। कुछ देर तक उनके बीच बातचीत हुई, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब अंजना कृष्णा ने फोन पर यह कह दिया कि वो कैसे मान लें कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार से बात कर रही हैं। इतना सुनते ही अजीत पवार का पारा गर्म हो गया और अधिकारी पर वो भड़क गए। इस घटना के करीब 5 दिन बाद उसका वीडियो सामने आया, जिस पर सियासत गर्मा गई। एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से दावा किया गया कि वीडियो को जानबूझकर लीक किया गया ताकि अजीत पवार को बदनाम किया जा सके। लेकिन आरोप यह लगाया गया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा पर कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बनाया था। घटना 31 अगस्त को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की माढ़ा तहसील में हुई थी। उस रोज अंजना कृष्णा को यह जानकारी मिली थी कि माढ़ा तहसील में अवैध खनन किया जा रहा है। इसका पता चलने के बाद तुरंत अंजना कृष्णा अपनी टीम के साथ सादे कपड़ों में वहां पहुंच गई थी। दावा किया गया कि उसी दौरान एनसीपी अजीत पवार गुट के एक कार्यकर्ता ने डिप्टी सीएम अजीत पवार को फोन कर दिया। इसके बाद अजीत पवार ने पार्टी के कार्यकर्ता के फोन से ही स्पीकर पर अधिकारी से बात की। दावा किया गया कि बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने उन पर कार्रवाई नहीं करने के लिए दबाव डाला था। हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब अंजना कृष्णा ने यह कह दिया कि वो कैसे मान लें कि दूसरी तरफ से डिप्टी सीएम अजीत पवार बात कर रहे हैं। इतना सुनते ही अजीत पवार का पारा गर्म हो गया। आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर। मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर। कुछ देर तक आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा फोन पर अजीत पवार को समझाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन इसके बाद भी अजीत पवार शांत नहीं हुए। उन्होंने फौरन फोन पर आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा पर एक्शन लेने की बात तक कह दी, जबकि अंजना कृष्णा उन्हें बार बार ये समझाने की कोशिश करती रहीं कि उन्हें गांव में अवैध खनन की शिकायत मिली थी, उसके बाद ही वो वहां पहुंची थी। लेकिन दावा यह किया गया कि अजीत पवार ये चाहते थे कि अंजना कृष्णा वहां कोई एक्शन न लें और अपनी टीम के साथ वहां से चली जाएं। बाद में पुलिस अधिकारी ने अजीत पवार को अपना मोबाइल नंबर दिया। उसके कुछ देर बाद अजीत पवार ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की, लेकिन इस मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब इस घटना पर महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उसमें उन्होंने दावा किया कि वो सिर्फ हालात संभालने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां किसी तरह का कोई बवाल न हो। इस मामले में तहसीलदार की तरफ से केस दर्ज करवाया गया। 10 से 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। तहसीलदार की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में बाबा जगताप नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया। दावा किया गया कि वो एनसीपी अजीत पवार गुट के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने ही अवैध खनन पर कार्रवाई करने के दौरान अजीत पवार को फोन किया था और फिर अपना फोन स्पीकर पर डालकर आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को थमा दिया था। इसके बाद अजीत पवार ने अंजना कृष्णा से बात की थी। अंजना कृष्णा अजीत पवार को फोन पर बार बार ये समझाने की कोशिश करती रहीं कि वो शिकायत मिलने के बाद गांव में अवैध खनन रोकने पहुंची थी, लेकिन अजीत पवार शांत नहीं हुए। उन्होंने वीडियो कॉल करने के लिए अंजना कृष्णा से उनका नंबर भी लिया ताकि वो वीडियो कॉल पर अपना चेहरा दिखा सकें, क्योंकि अंजना कृष्णा ने यह कह दिया था कि वो कैसे मान लें कि उनकी बात डिप्टी सीएम से हो रही है। सर एक काम कीजिए, आप मुझे डायरेक्टली कॉल वगैरह नहीं सर एक और बात बता दीजिए तो मैं करेंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, हम भी रिकॉर्डिंग करेंगे ना। सुनो हाँ यस सर यस सर यस सर। थोड़ी देर बाद अजीत पवार ने आईपीएस अधिकारी को वीडियो कॉल किया था और दावा किया गया कि वीडियो कॉल के दौरान भी उन्होंने कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बनाया था। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब तहसीलदार ने 10 से 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर में बाबा जगताप नाम के व्यक्ति का भी जिक्र किया गया।
ये वही एनसीपी अजीत पवार गुट के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई के दौरान अजीत पवार को फोन लगा दिया था। मामला बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर अजीत पवार की तरफ से एक पोस्ट डाली गई जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो सिर्फ हालात संभालने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां किसी तरह का कोई बवाल न हो। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ खिसकने की घटनाओं के साथ ही फ्लैश फ्लड ने वहां के कई इलाकों में तबाही मचा दी। कुल्लू की भुंतर तहसील के पास अचानक आए सैलाब ने लोगों को खौफ से भर दिया। कुल्लू के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड आ गया, मतलब वहां बेहिसाब पानी अचानक आ गया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई बांध फट पड़ा हो। फ्लैश फ्लड ने कुल्लू की भुंतर तहसील के बड़े इलाके में तबाही मचा दी। बरसाती नालों का उफान ऐसा रहा कि उसने सब कुछ डुबो दिया। कुल्लू पर मौसम की दोहरी मार पड़ी। वहां बिजली महादेव मंदिर के पास की पहाड़ी पर लैंडस्लाइड भी हुई। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां पहाड़ खिसकने की घटनाओं से एक आदमी की मौत भी हो गई। इसके अलावा वहां अखाड़ा बाजार इलाके में जमीन खिसकने के बाद उसके मलबे में 6 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई, जिन्हें निकालने के लिए कई घंटों लंबा ऑपरेशन चला। लेकिन इस बीच कुल्लू में एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने लोगों की नींद उड़ा दी और इसी बारिश के बाद कुल्लू की भुंतर तहसील में फ्लैश फ्लड ने लोगों के होश उड़ा दिए। वहां सड़क पर सैलाब इतनी तेजी से आया कि ऐसा लगा जैसे कोई डैम फट पड़ा हो। लोग एक दूसरे को खतरे से आगाह करने के लिए वहां जोर जोर से सीटियां बजाते सुनाई दिए। वहां के बरसाती नाले में आए उफान में भारी भरकम पेड़ तिनकों की तरह बहते नजर आए। उस सैलाब ने चंद सेकंडों के अंदर पूरी बस्ती उजाड़ दी। इस बीच कुल्लू के ही बिजली महादेव मंदिर की पहाड़ी पर लैंडस्लाइड भी हुई। वहां पहाड़ से तेजी से बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ आते दिखे। लैंडस्लाइड की ऐसी ही घटनाएं कुल्लू के कई अलग अलग इलाकों में भी हुई। वहां अखाड़ा बाजार इलाके में 2 दिन के अंदर दूसरी बार पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। 2 दिन पहले भी वहां ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसके बाद मलबे में 6 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इस बीच एक बार फिर लैंडस्लाइड की घटना हो गई, जिससे वहां के लोगों के बीच दहशत और बढ़ गई। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे श्रद्धालुओं को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से निकालने का काम तेज कर दिया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर ने पहले चक्कर में करीब 50 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। मणिमहेश यात्रा चंबा में मौजूद मणिमहेश झील तक जाती है। वहां पहुंचकर लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। मणिमहेश झील तक जाने के लिए करीब 13 किलोमीटर लंबा पहाड़ी रास्ता पैदल ही पार करना होता है। खड़ी चढ़ाई होती है। ये यात्रा हर साल जन्माष्टमी से शुरू होकर राधाष्टमी तक चलती है, यानी करीब 15 से 20 दिन। मान्यता है कि मणिमहेश झील में स्नान करने से पुण्य मिलता है। वहां मेला भी लगता है, इसीलिए इस धार्मिक यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी पहुंचे, लेकिन बीते कुछ दिनों में चंबा में बेहिसाब बारिश और पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई। मणिमहेश यात्रा वाले रास्ते पर भी बड़े बड़े पत्थर और बेहिसाब मलबा गिरा। नतीजा ये हुआ कि रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। इसीलिए प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा को बीच में ही रोक दिया था। लेकिन मुसीबत की ये बड़ी संख्या में लोग पहले ही मणिमहेश झील तक पहुंच चुके थे। उनकी पैदल वापसी का रास्ता भी बंद हो गया था। वो वहां कैद हो गए। कई लोग तो बुरी तरह बीमार भी हो गए। खराब मौसम की वजह से बचाव अभियान में भी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन जैसे ही आसमान साफ हुआ तो वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए श्रद्धालुओं को निकालना शुरू कर दिया। पहले चक्कर में वो करीब 50 लोगों को लेकर चंबा के भरमौर में लैंड हुआ। कई दिनों तक मुसीबतें झेलने के बाद वो श्रद्धालु भरमौर पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उन्हें बसों में बैठाया गया और इसके बाद वो अपने घरों के लिए रवाना हो गए। चंबा में मणिमहेश की यात्रा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए थे, क्योंकि वहां जबरदस्त बारिश के बीच पहाड़ों से आए मलबे ने यात्रा मार्ग को बंद कर दिया था। कच्चे रास्तों के साथ साथ सड़कों की भी हालत बिगड़ चुकी है। ऐसे में वहां फंसे लोगों को निकालने में प्रशासन के पसीने छूट गए, क्योंकि वो श्रद्धालु यात्रा के अंतिम पड़ाव यानी मणिमहेश झील के पास फंसे थे। उस झील तक जाने के लिए हडसर से करीब 13 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता पैदल ही तय करना होता है, जबकि भरमौर और हडसर को जोड़ने वाली सड़क करीब 25 किलोमीटर लंबी है। पहाड़ खिसकने से सड़क के साथ साथ पैदल वाला रास्ता भी टूट फूट गया। इसीलिए वहां फंसे लोगों को आसमान के रास्ते हेलीकॉप्टर से निकाला गया। उधर बाढ़ से बेहाल पंजाब के फाजिल्का में एनडीआरएफ और राज्य सरकार की एजेंसियों ने मिलकर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया। इसके तहत बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया।
इसके अलावा कई इलाकों में नावों की मदद से लोगों तक खाने पीने समेत दूसरी जरूरी चीजें भी पहुंचाई गई। भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली सतलुज नदी में जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसके पानी ने आसपास के ज्यादातर इलाकों को डुबो दिया। इस वजह से फाजिल्का के लोगों की परेशानी बेहिसाब बढ़ गई। चारों तरफ बाढ़ के पानी का कब्जा हो गया। लोग अपने घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। वो न तो बाहर निकल सकते थे, न ही कोई उन तक पहुंच सकता था। ऐसे में न तो उनके पास खाने की चीजें बची, न ही सिर छिपाने की जगह बची। उनकी परेशानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि सतलुज नदी में एक बार फिर पानी का स्तर बढ़ गया और इसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। फाजिल्का के अलावा फिरोजपुर में भी उसने तबाही मचाई। इस बीच प्रशासन ने जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही पूरे जिले में राहत और बचाव की मुहिम तेज कर दी गई। इसके तहत एनडीआरएफ और पंजाब सरकार ने मिलकर हजारों लोगों की जान बचाई। राहत और बचाव टीम के जवानों ने बाढ़ में घिरे इलाकों में जाकर कई लोगों को निकाला और उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। जिले के ज्यादातर इलाके पूरी तरह बाढ़ में डूबे दिखाई दिए। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। कुछ इलाकों में तो बाढ़ का पानी लोगों के घरों की छतों तक पहुंच गया। ये पानी सतलज नदी से आ रहा है और यहाँ पर पानी लगभग 15 से 20 फीट है और जो गांव है, गांव में 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों मकान ढह गए। इन हालात में भी जिन लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा, उन तक नावों के जरिए खाने पीने की चीजें पहुंचाई गईं। प्रशासन ने गाय भैंसों के लिए चारे और सिर छिपाने के लिए तिरपाल का भी इंतजाम किया। हालांकि भीषण बाढ़ की वजह से किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई। बहुत बुरा हाल है लोगों का, अब तो ज्यादा ही हो गया। चारों तरफ पानी है। हाँ जी, चारों तरफ पानी पानी है जी, और जितनी फसल है सब खराब होगी। कुछ जगहों पर नदी के पानी के बहाव को कम करने के लिए वहां रेत की बोरियां भी डाली गईं। सतलुज नदी ने फाजिल्का के अलावा पंजाब के फिरोजपुर में भी भयंकर तबाही मचाई। फाजिल्का की तरह वहां के भी कई इलाकों में बाढ़ आ गई और पंजाब में आई हाहाकारी बाढ़ की वजह से करीब 4 लाख लोगों पर संकट मंडरा गया। राज्य में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि 15 जिलों में हालात बिगड़ गए। इन जिलों में रहने वाले करीब 4 लाख लोगों की मुसीबत बढ़ गई। इस बीच बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 43 हो गई। यही नहीं, लाखों हेक्टेयर में लगी फसल भी बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा तबाही गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर और कपूरथला जिलों में मची। वहां के ज्यादातर गांवों में बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया। नदियों के किनारे बसे इलाकों का हाल सबसे ज्यादा खराब हुआ। हजारों लोग अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ जिलों में सेना के जवानों को भी मदद के लिए तैनात किया गया। लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 35 हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई। यानी बाढ़ ने पूरे पंजाब को भारी परेशानी में डाल दिया। राज्य के ज्यादातर जिलों में हाहाकार मच गया। 15 जिलों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि करीब 4 लाख लोग संकट में गिर गए। बाढ़ ने हजारों मकान बर्बाद कर दिए तो लाखों हेक्टेयर में लगी फसल भी उसकी वजह से चौपट हो गई। इसका सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर और कपूरथला जिलों में देखने को मिला। गुरदासपुर में 300 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया। वहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। चारों तरफ कमर से भी ऊपर तक पानी भर गया। इन हालात में लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। गुरदासपुर की तरह अमृतसर और फिरोजपुर के भी कई इलाकों में हालात पूरी तरह बिगड़ गए। लोगों की मदद के लिए कुछ जिलों में सेना के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। यही नहीं, बाढ़ में घिरे लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए सेना के 35 हेलीकॉप्टरों की तैनाती कर दी गई। उधर जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के भद्रवा इलाके में बाढ़ से मची तबाही के बाद सेना ने महज 18 घंटे में एक पुल बना दिया। वहां मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद कई इलाके तबाह हो गए। सड़कों का नामो निशान मिट गया। इससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। वहां रहने वालों के ऊपर कुदरत का कहर बरतने के बाद वो जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए। वहां उफनती नदियों को पार करने के लिए लोगों ने पेड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया। उन नदियों के बीच पेड़ के तने डालकर आने जाने लगे। इससे उनकी जान का खतरा बढ़ गया। उस रास्ते से बच्चों और बुजुर्गों को ले जाना चुनौती बन गया। ऐसे में भारतीय सेना ने कमान संभाली और उफनती नदी पर एक पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए सेना के जवानों ने नदी में बड़े बड़े पत्थर और मलबा डालना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां लोहे का खंभा लगाकर उस पर लकड़ियों के तख्ते बिछा दिए गए ताकि उसके टूटने का खतरा न हो। वहां पुल बनने के बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि पुल बनने के दौरान वो जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए। वहां उफनती लहरों को पार करने के लिए वो नदी के बीच रखी पेड़ की टहनी पर चलते दिखे। इस दौरान बुजुर्गों और बच्चों के लिए उससे गुजरना मुश्किल हो गया। इस खतरे को देखते हुए सेना के जवानों ने वहां एक पुल बनाना शुरू कर दिया।
इसके लिए उन्होंने नदी के आसपास रखे बड़े बड़े पत्थर उठाकर नदी के किनारों पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि पुल के नीचे का बेस मजबूत हो सके। वहां भारी संख्या में जवान पुल बनाने का काम करते दिखे। और इससे ये जो थे ये पीछे जो इतना एरिया है 4-5 पंचायतें पीछे सब काट हो जाती हैं और इससे परेशानी आ जाती है। इसके बाद उन्होंने उन पत्थरों पर 2 लोहे के खंबे रखकर उसे सेट करना शुरू कर दिया। काफी देर की मेहनत के बाद उन्होंने उसके ऊपर लकड़ियों की तख्तियां बिछानी शुरू की ताकि उससे लोगों की परेशानी कम हो सके। वहां सेना के जवानों ने सिर्फ 18 घंटे में उस पुल को बना दिया। जरूरत है इस रास्ते की और ये रास्ता आज खुला है तो हम इसके लिए शुक्रिया करते हैं। हालांकि वहां रहने वालों ने सरकार से एक बड़ा पुल बनाने की मांग की ताकि उनकी मुसीबतें कम हो सकें और उन्हें जान का खतरा न हो। उधर दिल्ली में जारी बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। दिल्ली के यमुना बाजार, तिब्बती मार्केट और मयूर विहार फेज 1 समेत कई इलाकों में तो बारिश की वजह से जमा हुए पानी ने निकलने का नाम ही नहीं लिया। ये इलाके पहले ही खाली कराए जा चुके थे, लेकिन वहां के लोगों को जिन जगहों पर राहत और बचाव कैंप में रखा गया था वहां भी पानी आ गया। इसके बाद उन्हें शिफ्ट करना पड़ा। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश के बाद यमुना नदी में आया उफान खतरनाक हो गया। यमुना के पास बसे कई रिहायशी इलाके तो जलमग्न हो गए। वहां इतना पानी भर गया कि वहां रहना तो दूर, वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। यमुना बाजार इलाका भी इन्हीं में एक था। वो इलाका तो जैसे पानी की वजह से टापू में बदल गया। वहां मकान तो थे लेकिन लोग इक्का दुक्का ही दिखे। वहां भरे पानी को निकालने के लिए प्रशासन ने 2 बड़े बड़े पंप लगा दिए। इसी तरह की हालत दिल्ली के तिब्बती बाजार इलाके की भी दिखी। वहां मौजूद दुकानें आधे से ज्यादा पानी में डूब गई। दिल्ली के निगमबोध घाट और कश्मीरी गेट इलाके में भी पानी भरा दिखाई दिया। वहां तो लोगों का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। लेकिन दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश और यमुना के उफान का सबसे ज्यादा असर यमुना बाजार इलाके में ही दिखाई दिया। वहां लोगों के मकानों के ग्राउंड फ्लोर तो पानी में करीब करीब पूरे ही डूब गए। चारों तरफ बेहिसाब पानी दिखा। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वहां से पानी निकालने के लिए प्रशासन ने एक साथ कई पंप लगा दिए। यमुना बाजार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लोगों का आना जाना कल से पूरी तरीके से बंद है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, यमुना बाजार की मुख्य सड़क है। इसके अलावा दिल्ली के निगमबोध घाट पर भी पूरी तरह से पानी का कब्जा नजर आया। शमशान घाट में इतना पानी भर गया कि अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया। वहां कई फीट तक पानी जमा दिखा। इसी तरह कश्मीरी गेट इलाके में भी पानी भरा होने की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से गाड़ियां चलने के बजाय रेंगती नजर आईं। मजनू का टीला इलाके से लेकर ISBT तक भी गाड़ियों की ऐसी ही कतार लगी दिखाई दी। और ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें दिल्ली के तिब्बती बाजार इलाके से भी आईं। दिल्ली के वो सभी इलाके जो यमुना नदी के किनारे मौजूद हैं, उसके उफान का शिकार बन गए। लोगों के मकान, दुकान, खेत खलिहान सब डूब गए। हालांकि दिल्ली में बारिश का सिलसिला थमने के बाद यमुना के जलस्तर में कुछ कमी जरूर आई, लेकिन वो खतरे के निशान से नीचे नहीं आई। मतलब यमुना में डराने वाला उफान बरकरार रहा। इसी वजह से उसके आसपास के इलाकों को राहत नहीं मिली। मतलब आसमान से हो रही बारिश तो थमी, लेकिन दिल्ली वालों की मुसीबत ने कम होने का नाम नहीं लिया। क्योंकि यमुना के जलस्तर में हुई मामूली गिरावट से इस तस्वीर में कोई खास असर नहीं पड़ा। यमुना के आसपास बसे इलाकों को राहत नहीं मिली। दिल्ली में बारिश थमने से यमुना के जलस्तर में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन वो फिर भी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बहती रही। यही वजह रही कि दिल्ली में मुसीबत ने कम होने का नाम नहीं लिया। दिल्ली का तिब्बती बाजार इलाका भी बाढ़ की चपेट में आ गया। वहां बनी दुकानों में इस कदर पानी घुसा कि पूरा का पूरा मार्केट बंद करना पड़ गया। जिस बाजार में घूम घूम कर लोग खरीदारी करते थे, वहां नावें चलती नजर आईं। मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पानी भरने के बाद क्या स्थिति है। ये मार्केट आपको दिखा रहे हैं हम लोग, एक बोट पे यहाँ पर है ताकि आपको पूरी स्थिति क्लियर हो पाए। दिल्ली में डूब क्षेत्र यानी यमुना के किनारे बसे इलाकों की समस्या जस की तस बनी रही, क्योंकि भले ही यमुना के जलस्तर में थोड़ी कमी आई, लेकिन इससे दिल्ली वालों की परेशानी कम नहीं हुई। ऊपर से लोगों को ये डर भी सताता रहा कि अगर कहीं फिर से बारिश शुरू हो गई तो उनके सामने रहने खाने का संकट भी खड़ा हो सकता है। और यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए। यमुना नदी के किनारे पर मौजूद नोएडा के कुछ इलाकों में तो सब कुछ नदी में समाया नजर आया। नोएडा में यमुना नदी के किनारे सिंचाई विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन मानो दरिया बन गई। वहां मौजूद खेत, खेल के मैदान, फार्म हाउस पूरी तरह डूब गए। नोएडा प्रशासन के मुताबिक यमुना में आई बाढ़ का असर ये रहा कि करीब 3000 लोगों को अपने घर छोड़कर ऊंचाई वाली जगहों पर शरण लेनी पड़ी। यमुना नदी के पानी में घर डूब जाने की वजह से लोग टेंटों में रहने को मजबूर हो गए। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। कुछ जगहों पर तो 4 से 5 फीट तक पानी भर गया।
आने जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। बाढ़ से परेशानी का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से 8 जगहों पर राहत शिविर लगाए गए। यमुना नदी में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से हिंडन नदी का भी जलस्तर बढ़ गया। हिंडन के आसपास के इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही मचाई यमुना नदी के पानी ने। यमुना नदी में पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि नोएडा के उन हिस्सों में हाहाकार मच गया जो उसके किनारे पर मौजूद है। पानी के बढ़ते स्तर के चलते अब जो समतल जगहें हैं यानी कि जो प्लेन इलाके हैं वहां पर भी पानी बढ़ता जा रहा है और ये पूरा डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र में भी आप देखें पानी बढ़ गया है। दिल्ली के बाद यमुना नदी उत्तर प्रदेश के नोएडा के किनारे से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। दिल्ली का कालिंदी कुंज बैराज पार करने के बाद यमुना नदी के दाहिनी तरफ दिल्ली का मदनपुर खादर और खड्डा कॉलोनी का इलाका मौजूद है, जबकि बाईं तरफ नोएडा का एक बड़ा हिस्सा यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा है। नदी की धारा को रोकने के लिए नोएडा के सेक्टर 126 से सेक्टर 135 तक एक लंबा बांध रोड बनाया गया है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा कोहराम बांध रोड के किनारे पर मौजूद नोएडा के इसी इलाके में मचा। पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कल से ज्यादा। कल तो नीचे था, आज यहाँ तक आ गया है, ऊपर तक। बांध रोड के नीचे वाले इस इलाके में कई बीघे जमीन पर खेती होती है, कई गौशालाएं हैं और हजारों फार्म हाउस मौजूद हैं। लेकिन यमुना नदी में पानी बढ़ने के बाद ये सब कुछ डूब गए और हालात ऐसे हो गए कि नोएडा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को टेंट लगाकर सड़कों पर अपना बसेरा बनाना पड़ा। यमुना नदी में पानी का स्तर घटा जरूर, लेकिन नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती दिखी। प्रशासन ने नोएडा में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया। नोएडा के बाढ़ प्रभावित गांवों से बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन के मुताबिक यमुना नदी का पानी घुसने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 20 से ज्यादा गांव और कुछ सेक्टरों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची न्यूज़ 18 की टीम को लोगों ने बताया कि कुछ जरूरी सामान तो वो अपने साथ निकाल पाए, लेकिन उनका ज्यादातर सामान बाढ़ के पानी में डूब गया। रास्तों पर पानी भर जाने की वजह से वहां आना जाना मुश्किल हो गया। घरों के सामने पानी भर जाने के बाद कुछ जगहों पर छोटे बच्चे मछलियां पकड़ते दिखे, जबकि पानी में करीब 4 फीट तक डूब चुकी सड़कों पर ट्रैक्टर के सहारे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते दिखे। ये जहां मेरी मौजूदगी है वो एक फार्म हाउस है और फार्म हाउस अब पूरा नदी में बदल चुका है और इसका कारण ये है कि यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। नोएडा के असगरपुर गांव में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए नजर आए। वहां यमुना नदी ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनका घर नदी के पानी में समा गया। बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे मैं अपने मकान में सब रह रहे थे, अभी ये तो रहने के लिए भी जगह नहीं है, आदमी झोपड़ी बना के रह रहे हैं रोड पे। यमुना नदी के किनारे पर मौजूद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में जहां तक नजर गई वहां तक बस पानी ही पानी नजर आया। न्यूज़ 18 से बातचीत में लोगों ने बताया कि नदी का पानी बांध रोड से काफी दूर था, लेकिन कुछ ही घंटों में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि उसने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि यमुना के इस पानी का जो दायरा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक नोएडा के डूब क्षेत्र में बनाई गई गौशालाओं में मौजूद करीब 1500 मवेशियों को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रशासन ने लोगों को यमुना नदी के किनारे न जाने की सलाह दी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम के लिए एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सारे घाट कई फीट तक पानी में डूब गए। वहां यमुना नदी अपने रौद्र रूप में आकर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। ऐसे में लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। यमुना की उफनती लहरें मंदिरों तक पहुंच गईं और निचले इलाकों में रहने वाले तो बेहाल हो गए। वहां पानी भर जाने के कारण दूसरे शहरों से आने वाले श्रद्धालुओं की आफत बढ़ गई और वो कमर तक भरे पानी में पूजा करने को मजबूर हो गए। वहां मंदिरों के चारों तरफ पानी भर जाने से यमुना की आरती करने में परेशानियां हुई। खतरे को देखते हुए नदी से काफी दूर खड़े होकर आरती की गई। बारिश के बीच नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। इस बीच कई श्रद्धालु नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद भी यमुना में स्नान करने पहुंच गए। उन लोगों ने नदी के पास जाकर पूजा की। इस दौरान चारों तरफ पानी ही पानी भरा रहा। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क किया गया और उनसे खतरे के निशान को पार न करने की अपील की गई, क्योंकि यमुना का जलस्तर उसके पास बने मंदिरों तक पहुंच गया। वहां कई फीट पानी भर जाने से घाटों का दिखाई देना बंद हो गया। यमुना का लगातार बढ़ रहा जलस्तर वहां आने वाले लोगों के लिए खतरा बन गया। में यमुना किनारे रहते हैं, उनको तो रहने खाने के लिए प्रॉब्लम है पब्लिक को, लेकिन हमारे लिए हम इस स्वरूप का एंजॉय कर रहे हैं। मथुरा जिले में उफान पर आई यमुना
खतरे के निशान से ऊपर आ गई। उसके पास बने छोटे मंदिरों में पानी भर जाने से उन्हें बंद कर दिया गया। इस बीच जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से बड़े बड़े मंदिर भी डूबने के कगार पर आ गए। मथुरा के विश्राम घाट पर पानी भर जाने से आरती करने वाली जगह भी डूब गई। जिस तरीके से पानी यहाँ पे बढ़ा है, उसके बाद आरती जो होती है वो पहले यहीं पे होती थी, लेकिन इतना पानी बढ़ गया कि आरती करने में भी जो है वो मुश्किलें बढ़ गई है। वहाँ घाटों के पास लोगों के कमर तक पानी भरा नजर आया। इससे मंदिरों में दर्शन करने के लिए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई। कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो यहाँ पूरा का पूरा मथुरा पूरा का पूरा डूब जाता है। होली गेट को देख लीजिए, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाएगी तो पूरा का पूरा पानी भर जाता है। इस बीच स्थानीय लोग नदी किनारे स्नान करते नजर आए। इस दौरान एक व्यक्ति लाइफ जैकेट पहने दिखे ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। और यमुना का पानी सिर्फ घाटों तक ही नहीं बल्कि गांवों तक पहुंच गया। वहां यमुना का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आने से तबाह हो गए। नदी के उफान पर आने से गांव के गांव तालाब में तब्दील हो गए। निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों का जीना मुहाल हो गया। उन इलाकों में कई मकान पानी में डूब गए। इस वजह से लोग अपने मकानों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। इस बीच प्रशासन और नगर निगम की तरफ से वहां रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू किया गया। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई मकानों में रखा सामान पानी में डूबने से बर्बाद हो गया। खेतों में कई फीट पानी भर जाने से फसलें डूब गईं। चारों तरफ पानी भर जाने से जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों का खतरा भी बढ़ गया और इससे लोगों की जान पर बनाई। इस बीच कई लोगों ने अपनी छतों पर शरण ले ली क्योंकि कई मकान पानी में डूबे नजर आए। वहां चारों तरफ कई फीट पानी भर जाने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। बाढ़ की चपेट में आने से निचले इलाके तबाह हो गए। उसके बाद उन इलाकों में रहने वालों को नाव की मदद से बाहर निकाला गया। ये जितने आपको लोग दिख रहे हैं ये सब इसी नाव से अभी आए हैं और इन्हें दूसरी जगह से यहाँ पे लाया गया, चूंकि हालात उधर लगातार जो है वो खराब होते जा रहे हैं। वहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद दर्जनों गांवों पर बाढ़ का कहर टूट पड़ा। इस बीच मथुरा जिले के तिवारीपुरम नाम के गांव में बाढ़ से कोहराम मच गया। मकानों में पानी भर जाने की वजह से लोगों का सामान तहस नहस हो गया। इस बीच उन मकानों पर ताला लगा नजर आया। शेल्टर होम है हमारा नगर निगम का, मैरिज होम है नगर निगम बना दिए हैं, प्राइवेटों को भी नगर निगम अपने अंडर ले लिया है। लोगों को वहाँ खाने की, पीने की, रहने की सब सुविधाएं अच्छी हैं। वहाँ खेतों में पानी भर जाने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। मवेशियों का चारा भी पानी में डूबने से खराब हो गया। इस बीच कुछ लोग बाढ़ से बचने के लिए छतों पर बैठे दिखे। में एक तरफ बाढ़ ने कहर बरपा के रखा है तो दूसरी तरफ जो जहरीले सांप है वो लगातार पानी से बाहर निकल के लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। वहाँ चारों तरफ पानी भरने से जहरीले सांप और कीड़े निकलने की घटनाओं से लोग दहशत में आ गए और उनकी जान पर बनाई। इधर सेना ने लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे दक्षिण कोरिया के 2 नागरिकों की जान बचा ली। भारतीय सेना ने लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे दक्षिण कोरिया के 2 नागरिकों को बचा लिया। सेना को जानकारी मिली थी कि वो दोनों पति पत्नी वहां फंसे हैं और काफी बीमार हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उन दोनों को वहां से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने आशीष नाम के एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आशीष नाम बदलकर शहर के बड़े कारोबारियों से पैसों की उगाही करने में जुटा था। उसके पास से पुलिस को कई फर्जी आई कार्ड भी मिले। पता चला कि यह पुलिस का नहीं है सदस्य। इसके साथ ही साथ जब इसके बाइक की तलाशी ली गई तो 1,99,000 रुपए मिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने कानूनी नोटिस भेज दिया। ये नोटिस उन्हें बाराबंकी लाठीचार्ज मामले पर एक बयान के दौरान एबीवीपी छात्रों को गुंडा कहने पर भेजा गया। एबीवीपी ने मांग की कि ओम प्रकाश राजभर अपने बयान के लिए माफी मांगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी और कुल्लू मनाली का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर तरह मदद करेगी। बड़ी खबर आई 7 सितंबर को होने वाले चंद्र ग्रहण से जुड़ी। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। इस दौरान चांद का रंग लाल हो जाएगा। इसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है। 7 सितंबर को रात 9:58 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा। 8 सितंबर रात 1:26 पर चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा, जबकि ग्रहण के दौरान रात 11 बजे से आकाश में ब्लड मून दिखना शुरू हो जाएगा और रात 11:42 तक ब्लड मून का नजारा दिखेगा। देश के लगभग सभी शहरों में यह चंद्र ग्रहण आसमान में देखा जा सकेगा। सौभाग्य की एक बात यह कि चंद्र ग्रहण में यह तो पब्लिक जानती है कि चांद दिखाई नहीं देता, लेकिन यह ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून, ब्लड का मतलब तो खून हुआ, तो खून का इससे क्या मतलब? तो वो मतलब हो जाता है लाल रंग से। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चांद लाल रंग का हो जाता है। तो ये लाल रंग का क्यों हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है या लाल रंग का
दिखता है, ये होता कैसे? तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो यह समझिए कि हम चांद को देखते कैसे। स्कूल में क्या पढ़ा था, याद कीजिए। सूरज जो है वो तो जैसे एक बड़ा सा बल्ब है, उससे रोशनी आती है, लेकिन चांद कोई बल्ब तो है नहीं कि वो खुद चमके। चांद में रोशनी नहीं होती। इतना तो शायद आप जानते होंगे कि सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और चांद उस रोशनी को हमारी तरफ भेज देता है। जैसे आपके इस आईने पर या शीशे पर टॉर्च की रोशनी फेंको तो वो शीशा चमकता है। शीशा ऐसे चमकता है जैसे शीशे में बल्ब लगाओ, लेकिन असल में वो रोशनी तो टॉर्च से आ रही होती है, शीशे से सिर्फ टकराकर हमारी तरफ आ जाती है, तो हमें लगता है कि शीशे की अपनी रोशनी है। सेम टू सेम चीज होती है चांद के साथ। वो सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हमारी तरफ फेंक देता है, तो हमें लगता है वो खुद चमक रहा है। ठीक है, और ये भी स्कूल में पढ़ाई था कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है और चांद पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो घूमते घूमते चांद जब सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूरज चांद के पीछे छुप जाता है। हमारे यहां से यानी पृथ्वी से देखो तो यानी सूरज दिखाई नहीं देता क्योंकि बीच में चांद आ जाता है। यह होता है सूर्य ग्रहण। इसी तरह से अगर सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाते तो क्या होगा भाई? पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, चांद पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो घूमते घूमते एक पॉइंट ऐसा आता है जब चांद और सूरज के ठीक बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब चांद की अपनी रोशनी तो है नहीं, यानी बल्ब तो है सूरज, बल्ब के सामने आ गई पृथ्वी, यानी चांद से देखो तो क्या दिखेगा? चांद से दिखेगा कि पृथ्वी सामने आ गई और सूरज को छुपा दिया, यानी सूरज की लाइट चांद पर नहीं पड़ेगी। अब इसको पृथ्वी से देखिए, चांद तो उस शीशे की तरह था ना जिस पर सूरज की लाइट पड़ रही थी तो चमक रहा था। तो अब जब सूरज की लाइट ही चांद पर नहीं पहुंच रही तो शीशा तो चमकेगा नहीं, चांद तो चमकेगा नहीं। तो यह होता है चंद्र ग्रहण। सूरज की लाइट उस पर नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ही सूरज की लाइट के बीच में आ गए, यानी पृथ्वी ही बीच में आ गई है। तो चांद अंतरिक्ष के अंधेरे में गायब हो जाना चाहिए, चांद नहीं दिखना चाहिए, आसमान में कुछ नहीं दिखना चाहिए। लेकिन चांद अंधेरे में काला हो जाता नहीं, काला नहीं होता है, चांद लाल हो जाता है। वो क्यों भाई? सूरज की रोशनी अगर आप छाते से ब्लॉक कर दो तो छाते के नीचे तो परछाई आ जाती है ना। तो अगर पृथ्वी ने चांद पर सूरज की रोशनी ब्लॉक कर दी तो पृथ्वी की परछाई आ जाएगी चांद पर। वो फिर लाल क्यों हो जाता है? तो वो समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि पृथ्वी जो है वो है क्या। पृथ्वी एक बॉल की तरह है, ये तो आप जानते हो, लेकिन पृथ्वी की सॉलिड बॉल के आसपास क्या लिपटा हुआ है? हवा, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ये हवा का कंबल लिपटा हुआ है पृथ्वी की बॉल के चारों तरफ। तभी तो यहां जीवन है, तभी तो हम सांस ले पाते हैं। यानी पृथ्वी की बॉल पूरी सॉलिड नहीं है, इसके बाहर की परत जो है वो हवा है। बॉल के ऊपर समझ लीजिए हवा का कवर लगा हुआ, और हवा में क्या होता है? धूल होती है, अलग अलग तरह के कण होते हैं हवा में, छोटे छोटे बारीक। सूरज की रोशनी जो हमारे पास भी आती है वो डायरेक्ट नहीं आती, इस हवा के कंबल को पार करते हुए हमारे पास आती है। और सूरज की रोशनी हमें सफेद दिखती है, लेकिन सफेद नहीं होती, वो मिक्सचर है 7 रंगों का। सुना नहीं आपने, मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने बुने। 7 रंग, 7 रंग होते हैं। स्कूल में पढ़ा था ना 7 रंग। विबग्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आखिरी आर से रेड। VIBGYOR, विबग्योर। आखिरी वाला है रेड यानी लाल। तो ये सब मिक्स होकर आते हैं और हवा से गुजर कर आते हैं। दिन में तो ये सीधा आ जाते हैं हवा से होते हुए क्योंकि सूरज सर पर होता है, लेकिन सुबह सुबह जब सूरज उग रहा होता है तब सूरज हमारे बिल्कुल साइड में होता है, कोने में होता है। देखा ना आपने सूर्योदय में कोने में होता है। तो रोशनी सीधा धरती पर पड़ने के बजाय एंगल से आती है और आसमान में फैल रही होती है। आसमान में जब साइड के एंगल से रोशनी फैलती है तो हवा के जो कण हैं वो रोशनी को बिखेर देते हैं। मिक्स किए हुए जो रंग हैं वो छितरा जाते हैं, बिखर जाते हैं आसमान में। 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। इनमें जो लास्ट वाला होता है यानी लाल रंग जो होता है वो दूर तक जाता है, यानी इसलिए आसमान में वो फैल जाता है।
वो असल में एक तरह से सूरज की रोशनी पर समझ लो कि हवा का फिल्टर लग जाता है। हवा में जो कण हैं वो फिल्टर का काम करते हैं और फिल्टर से छन कर लास्ट वाला लाल रंग ही फैलता है, इसलिए आसमान लाल हो जाता है। सूर्योदय की जो लालिमा है वो असल में वही है, जब पौ फटती है तो सूरज की रोशनी के रंग भी फट जाते हैं, यूं समझ लीजिए, और लाल लाल हो जाता है आसमान। फिर जब सूरज एंगल से निकलकर ऊपर आ जाता है पूरा, तो सातों रंग मिक्स हो जाते हैं और रोशनी हमें सफेद दिखती है। फिर जब शाम होती है सेम वही हो जाता है, सूरज फिर एंगल पर चला जाता है कोने में, और डूबने से पहले सेम वही सीन हो जाता है। सूरज की रोशनी आसमान में छितरा जाती है और हवा के फिल्टर से कौन सा रंग फैल जाता है? लाल। इसलिए गोधूली का आसमान भी लाल हो जाता है। अब आप कहोगे बात तो चंद्र ग्रहण की हो रही थी, ये कहां ले गए? तो अब आ जाइए चंद्र ग्रहण पर। चंद्र ग्रहण क्यों हुआ था? क्योंकि पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ गई थी। लेकिन पृथ्वी पूरी सॉलिड बॉल नहीं है, पृथ्वी के ऊपर हवा का कंबल लिपटा हुआ है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। तो पृथ्वी सूरज की रोशनी को पूरा ब्लॉक नहीं करती, क्योंकि सूरज की रोशनी हवा के फिल्टर से पास होकर साइड के एंगल से चांद पर पड़ जाती है। आप जैसे किसी बल्ब के सामने आ जाओ, तब भी बल्ब के पीछे से रोशनी जो आती है साइड से निकलकर, वैसी ही रोशनी जाके चांद पर पड़ती है और वो हवा से पास होकर निकलती है। जैसे सुबह सूरज उगने के टाइम हमारे पास साइड के एंगल से आती है, या सूरज डूबने के टाइम साइड के एंगल से आती है, उसी तरह चंद्र ग्रहण के टाइम पृथ्वी के चारों साइड से हवा से फिल्टर होकर सूरज की रोशनी जाती है चांद पर और एंगल से फिल्टर होकर जाती है। तो सनराइज और सनसेट की तरह, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह, सातों रंग बिखर जाते हैं और फैल जाता है लाल रंग, और चांद तक पहुंचता है सूरज की लाइट का लाल वाला हिस्सा। बाकी 6 रंग नहीं पहुंचते। तो अब अगर शीशे पर लाल रंग की रोशनी वाली टॉर्च मारोगे तो शीशा किस रंग में चमकेगा? लाल रंग में चमकेगा। इसलिए चांद उस टाइम लाल रंग में चमकता है। चांद की अपनी लाइट तो है नहीं, वो बल्ब नहीं है, बल्ब सूरज है। और सूरज की रोशनी के सामने जब पृथ्वी आ जाती है तो सूरज की सिर्फ लाल लाइट जाती है चांद तक, इसलिए हमें चांद दिखता है लाल, और यह कहलाता है ब्लड मून। 100 बात की एक बात। उधर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर ने संन्यास से लौटने की घोषणा कर दी। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर ने संन्यास से लौटने का ऐलान कर दिया। हालांकि वो T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड नहीं बल्कि दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद द्वीप समोआ की क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे। उन्होंने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने 27 साल बाद इंग्लैंड में कोई वनडे इंटरनेशनल सीरीज जीती। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 5 रन से हरा दिया। हालांकि 3 मैचों की इस सीरीज में अब भी एक मुकाबला होना बाकी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी और माइकल वीनस की जोड़ी यूएस ओपन का सेमीफाइनल मुकाबला हार गई। उन्हें ब्रिटेन के खिलाड़ी नील स्किप्सकी और जो सॉल्सबरी की जोड़ी ने 6-7, 7-6, 6-4 से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में अपने पहले मैच में थाईलैंड को बुरी तरह हरा दिया। भारत ने इस मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 11 गोल दागे और यह मुकाबला 11-0 से जीत लिया। उधर टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी पर चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को खो देने वाली टिप्पणी पर कोहराम मच गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की। उस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिखाई दिए। इस तस्वीर के साथ ट्रंप ने कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर कई देशों में खलबली मच गई। उन्होंने भारत, रूस और चीन के बीच गहरे हो रहे रिश्तों का जिक्र किया और आशंका जताई कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। यानी ट्रंप के मुताबिक भारत और रूस अमेरिका के मुकाबले चीन के ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब चीन की अगुवाई में हुए SCO सम्मेलन में भारत और रूस समेत कई देशों के मुखिया एक ही मंच पर जमा हुए थे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग के बीच नजदीकी देखी गई थी। माना जा रहा है कि चीन से 36 का आंकड़ा रखने वाले अमेरिका को यही बात चुभ गई और दावा है कि इसीलिए ट्रंप को यह लगने लगा कि भारत और रूस चीन के पाले में खड़े हो गए।
उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की तस्वीर पोस्ट की। इसके साथ उन्होंने लिखा कि लगता है अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तीनों देशों के लंबे और अच्छे भविष्य की कामना भी की। डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट को चीन में हुई SCO समिट से जोड़कर देखा गया, क्योंकि उस समिट में भारत और रूस के मुखिया चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ऐसा तब हुआ जब टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भारत और अमेरिका के बीच चल रही खींचतान ने कम होने का नाम नहीं लिया। इस मुद्दे की वजह से भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दिया। ऐसे में अमेरिका को लगने लगा कि भारत का चीन के करीब जाना उसके लिए झटका साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसी बात ने ट्रंप को बेचैन कर दिया। इधर केरल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर बिहार को लेकर की गई एक पोस्ट पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। केरल कांग्रेस ने GST स्लैब में हुए बदलाव पर तंज कसते हुए बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी। इसके बाद तो राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। बिहार में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर मचा बवाल थमा भी नहीं था कि कांग्रेस ने बीजेपी को उसे घेरने का दूसरा मौका दे दिया। बीजेपी ने इसके लिए न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बिहार में उसकी सहयोगी RJD को भी घेर लिया। बिहार और बीड़ी का यह मुद्दा गरमाया तो तेजस्वी यादव ने तुरंत हालात को संभालने की कोशिश की। उन्होंने भी मांग कर दी कि अगर ऐसी बात हुई है तो इस पर माफी मांगी जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने यह दावा कर दिया कि केरल कांग्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था। हालांकि बाद में केरल कांग्रेस ने न सिर्फ इस मुद्दे पर माफी मांग ली बल्कि सोशल मीडिया से विवादास्पद पोस्ट हटा भी दी। लेकिन इस मुद्दे पर सियासी संग्राम खत्म नहीं हुआ और बीजेपी इस पर इतना भड़क गई कि उसने कांग्रेस पर हमलों की झड़ी लगा दी। केरल कांग्रेस की इस विवादास्पद पोस्ट को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। यही नहीं, पार्टी ने बिहार में कांग्रेस की सहयोगी RJD पर भी निशाना साधा और मांग की कि दोनों दल इसके लिए माफी मांगे। बिहार और बीड़ी की तुलना करेंगे आप? बहुत शर्म की बात, इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। बिहार की तुलना बीड़ी से की जाने वाली पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ा तो तेजस्वी यादव तुरंत डैमेज कंट्रोल में जुट गए। हम देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने दावा किया कि इसके लिए केरल कांग्रेस दोषी नहीं है, क्योंकि उसका सोशल मीडिया अकाउंट ही हैक हो गया था। संभवतः जो अकाउंट है केरला कांग्रेस का उसको हैक किया गया है और उसकी तरफ से इस तरह का बयान दिया, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी, राजनीतिक सोच वाला आदमी इस तरह का स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब केरल कांग्रेस ने GST स्लैब में हुए बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट में B से बीड़ी और B से बिहार लिखा गया। बवाल बढ़ने पर केरल कांग्रेस ने तुरंत माफी मांग ली और वो पोस्ट डिलीट कर दी। उधर नेपाल में फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी गई। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया था। समय सीमा खत्म होने के बाद इन पर कार्रवाई की गई। राजस्थान के जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू हुई। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में RSS प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत 320 पदाधिकारी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 73 साल के चंद्रकांत केदारी नाम के बुजुर्ग पर आरोप लगा कि उन्होंने मामूली बात को लेकर अपने दोस्त की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 70 साल के मोहन सूर्यकांत पवार ने चंद्रकांत को गाली दे दी थी। आरोप लगाया गया कि इस बात पर चंद्रकांत ने उनकी हत्या कर दी। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स में 7 अंक की मामूली गिरावट रही तो निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 24,741 पर पहुंच गया। इस दौरान निवेशकों की संपत्ति करीब 16,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, मीडिया और मेटल सेक्टर के शेयरों में रही, जबकि रियल्टी, FMCG और IT इंडेक्स गिरकर बंद हुए। इधर राजस्थान के जोधपुर में एक सड़क पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कार ने आगे चल रही गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद तो दोनों पक्षों में बीच सड़क पर गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। वो इतनी बुरी तरह भिड़े कि रास्ते से जा रहे दूसरे लोग भी दंग रह गए। इस लड़ाई को देखने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ियां भी रोक दी। वहां तब तक बवाल चलता रहा जब तक पुलिस नहीं पहुंची। मोनिका राजपुरोहित नाम की वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बीकानेर की शेरनी के नाम से भी चर्चित है। वो बीकानेर की रहने वाली हैं। वो जोधपुर में हुए एक कार्यक्रम के बाद अपने साथियों के साथ कार में लौट रही थी। बताया गया इसी दौरान उन्होंने कार के अंदर ही सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दावा है इस बीच उनकी कार के ड्राइवर का ध्यान भटक गया और उसने सामने चल रही गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर होते ही दोनों गाड़ियां रुक गईं। जिस गाड़ी में मोनिका राजपुरोहित की कार भिड़ी उसमें महिलाओं समेत कई लोग सवार थे।
वो लोग भड़क गए। उन्होंने शिकायत की तो दोनों गुटों में झड़प हो गई और देखते ही देखते वो झड़प मारपीट में बदल गई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोनिका राजपुरोहित के एक वीडियो को लेकर पिछले साल भी उनकी जमकर आलोचना हुई थी, क्योंकि आरोप लगा था कि वो उस वीडियो में किसी नशे वाली चीज का सेवन करती नजर आई थी। और अब बीच सड़क पर उनके साथ ऐसी मारपीट हुई कि देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। कुछ लोगों ने तो अपनी गाड़ी रोककर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मोनिका राजपुरोहित नाम की जिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लड़ाई हुई, उन्हें इंटरनेट की दुनिया में बीकानेर की शेरनी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर की रहने वाली मोनिका के साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग जुड़े हैं। ऐसे में उनके साथ हुए झगड़े ने उनके चाहने वालों का गुस्सा भड़का दिया। 22 साल की मोनिका राजपुरोहित जोधपुर में कार्यक्रम के लिए आई थी। लौटते वक्त एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में उनकी कार और एक गाड़ी में टक्कर हो गई। बताया गया कि यह हादसा तब हुआ जब मोनिका अपनी कार में सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रही थी। लेकिन गाड़ियों की भिड़ंत के बाद जब लोगों ने मोनिका राजपुरोहित से शिकायत की तो उनके बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद तो दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश कर दी। वो गिरा गिरा कर मारते दिखाई दिए। हालांकि बाद में पुलिस ने पहुंचकर इस झगड़े को शांत करवा दिया। उधर धोखाधड़ी केस में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति और कारोबारी राज कुद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। 60 करोड़ रुपयों से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले में यह नोटिस जारी किया गया। दीपक कोठारी नाम के कारोबारी ने आरोप लगाया कि शिल्पा और राज ने बिजनेस बढ़ाने के नाम पर उनसे यह रकम ली थी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद टेस्ला के शोरूम से भारत की पहली टेस्ला कार खरीदी। उनके मुताबिक ये इलेक्ट्रिक कार उन्होंने अपने पोते को गिफ्ट करने के लिए खरीदी। आगे के 10 सालों में इस महाराष्ट्र में मैक्सिमम गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आनी चाहिए। ये हमारे सरकार का सपना है। भूटान के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर परिसर में बने मंदिरों में पूजा पाठ किया। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद रहीं। इधर महाराष्ट्र में हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई के पास ठाणे में महानगर पालिका ने एक अवैध इमारत गिरा दी। आरोप लगा कि उस 4 मंजिला इमारत को अवैध तरीके से बनाया गया था, इसलिए उस पर महानगर पालिका ने कार्रवाई की। इसके लिए उसे खाली करवाया गया और उसे एक खुदाई करने वाली मशीन की मदद से जमींदोज कर दिया गया। लेकिन उस वक्त वहां हंगामा खड़ा हो गया जब उस इमारत को गिराने के दौरान वहां बनी दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंच गया। बताया गया इस कार्रवाई के बाद आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों की महानगर पालिका के अधिकारियों से बहस हो गई, क्योंकि उन्होंने एक खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उस 4 मंजिला इमारत को गिरा दिया। उस इमारत के गिरते ही वहां धूल की चादर बिछ गई और भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया। जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान उसके पास बनी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि कई साल पुरानी उन इमारतों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी। इस वजह से उस इमारत के गिरने का असर पास की उन इमारतों पर भी हुआ। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने ठाणे जिले के लोकमान्य नगर इलाके में उस इमारत को अवैध बताकर उस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। यही वजह रही कि उसके बाद ठाणे की महानगर पालिका ने एक खुदाई करने वाली मशीन मंगवाई और उस इमारत को धराशायी करवा दिया। हालांकि इससे पहले उसे खाली करवा दिया गया और कार्रवाई के बाद वहां से मलबा हटवाने का काम भी शुरू किया गया।